स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अतीत 2 इस एनसीईआरटी से अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम प्लस मेंस की प्रिपरेशन के लिए तैयारी के लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस 85 वाले नंबर पर आप कॉल कीजिए। इस 78 वाले नंबर पर आप टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों। ये इस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और यूट्यूब पर जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं इनकी लिंक रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। आपके सामने यहाँ पर दो मैप है, दोनों ही मैप को आप ध्यानपूर्वक देखिए तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय ऐसी घटनाएं घट रही थी। अगर हम इसे गौर से देखें, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, तो हमें ये समझ में आता है कि नए राज्यों का उदय हो रहा था और मुगल साम्राज्य की सीमा थी, इसके सीमा में बदलाव आ रहे थे। राइट। देखिए, दूसरे भी चेंजेस इस समय पे होते हैं। 1765 ये वो समय पीरियड है दोस्तों। 1765 तक जो दूसरी शक्तियाँ थी ये भी बढ़ रही थी, इनकी पावर भी राइज हो रही थी। जैसे कि अगर देखें तो ब्रिटिश ने पूर्व भारत के बड़े बड़े हिस्सों को एक तरह से सफलतापूर्वक क्रैप्ट कर लिया था, हड़प लिया था। तो ये मैप हमें इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। राइट। और 18वीं शताब्दी तो एक ऐसा समय पीरियड है जिस समय पीरियड में कम समय में, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में दोस्तों, काफ़ी बड़े चेंजेस हमें होते हुए दिखाई देते हैं। राइट। तो इन 100 सालों के पीरियड में आप देखिए कि किस तरीके से स्थितियां बदलती है। ओके। तो इस अध्याय में आखिरकार किन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं? 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, जैसे कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई के दौरान का जो समय है दोस्तों, उपमहाद्वीप में कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटी, इन घटनाओं के बारे में इस अध्याय में आपको बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने दो मैप है। राइट। आई होप कि आपने दोनों मैपों को अच्छे से देखा होगा। देखिए दोस्तों, तो दोनों मैप को क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हो रही थी। तो इसमें हमें एक चीज़ ये नोटिस में आती है कि जो मुगल एम्पायर की बाउंड्रीज है ये रीशेप्ड होती है और जो नए इंडिपेंडेंट किंगडम्स है ये इमर्ज होते हैं। 1765 तक दोस्तों ब्रिटिशर्स ने सक्सेसफुली काफ़ी सारा एरिया ईस्टर्न इंडिया का कवर कर लिया था। और 18th सेंचुरी में एक तरीके से पॉलिटिकल कंडीशंस में जो बदलाव आ रहे थे ये ड्रामेटिकली काफ़ी कम समय के अंदर चेंज हो रहे थे। ओके। तो इस अध्याय में किन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं? तो देखिए दोस्तों, इस अध्याय में आपके सामने इन चीज़ों को रखा गया है कि 1707 से लेके 1761 तक, आई मीन 1707 टू 1761, ये जो समय पीरियड है दोस्तों, इस समय पीरियड में जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स यहाँ पर हुए इनके बारे में चर्चा है इस अध्याय में आपके साथ की गई है। तो चलिए हम भी इस पर हमारी चर्चा को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। राइट। तो पहले यहाँ पर बात की है द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटरल मुगल्स, मुगल साम्राज्य और पूर्ववर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। तो हमने चैप्टर 4 में देखा था दोस्तों कि किस तरीके से मुगल अंपायर अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है, उसे सक्सेस मिलती है। बट इसके साथ साथ 17th सेंचुरी के आते आते एक तरीके की क्राइसिस का भी ये सामना कर रहा था और ये क्राइसिस की एक वैरायटी हमें देखने को मिलती है। ऐसे नहीं है कि एक ही लोग या एक ही तरह की शक्ति से इन्हें चैलेंजेस मिल रहे थे। ओके। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स है दोस्तों, ये भी अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का बहुत अधिक खर्च किया था। राइट। तो डेक्कन में एक लॉन्ग फाइट औरंगजेब के रेन के अंदर होती है दोस्तों। बट इस फाइट से इन्हें ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता है। बट इस फाइट्स का एक बुरा परिणाम क्या देखने को मिलता है साम्राज्य पर कि उसकी सैन्य और वित्तीय संसाधनों को काफ़ी हद तक खर्च किया जाता है। राइट। अब देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उसके उत्तराधिकारी आए, उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में दोस्तों जो मुगल राजा के अंदर कार्य कुशलता होती थी ये इनके अंदर एक तरीके से अब्सेंस थी। ये उस तरीके के कुशल राजा नहीं थे जैसे कि पहले के मुगल थे, इसीलिए इन्हें लेटरल मुगल्स भी कहा जाता है। राइट। और जो मनसबदार थे, ये मनसबदार पावरफुल होते गए दोस्तों और मनसबदारों की पावर को ये चेक नहीं कर सके। राइट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लेटरल मुगल्स मनसबदारों पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल
नहीं बनाकर रख पाए। गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता था सूबेदार्स के रूप में, जो कि दोस्तों रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे, अर्थात दीवानी और फौजदारी चीज़ों पर इनका नियंत्रण रहता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर इन लोगों के पास दी गई थी मुगल अंपायर के अंदर, राइट। जैसे जैसे दोस्तों ये गवर्नर शक्तिशाली होते गए, इनका कंट्रोल बढ़ता गया और इसका रिजल्ट ये आने लगा कि जो रेवेन्यू जाता था मुगल शासक के पास इन इन इलाकों से, जहाँ पर ये गवर्नर्स हुआ करते थे, जो कि सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पर थे, तो एक तरीके से दोस्तों इनका जो रेवेन्यू था ये भी कम हुआ। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत व राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियों पर कंट्रोल इनका होता था। जैसे जैसे सूबेदारों ने दोस्तों प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, कंसोलिडेट किया, राजधानी में पहुंचने वाला जो राजस्व था, राजधानी में पहुंचने वाला जो रेवेन्यू था, इसकी मात्रा में कमी आती गई, राइट। इसकी मात्रा में कमी आती गई। इसके अलावा दोस्तों देखिए उत्तर या दक्षिण का एरिया अगर हम देखें, उत्तर और पश्चिम का एरिया अगर हम देखें, यहाँ पर जो पेजेंट्स और जमींदार थे, इनके भी विद्रोह हुए, राइट। अब इनके विद्रोह के पीछे क्या पॉसिबल रीजंस रहे होंगे, क्या कारण थे जिन वजह से इन लोगों ने विद्रोह किया। देखिए दोस्तों, इन्हें टैक्स देना पड़ता था और टैक्स एक तरीके से प्रेशर था इन लोगों पर, बिकॉज टैक्स वसूल करना है, अर्थात टैक्स वसूल करना है। यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि पूर्व के जो मुगल राजा होकर गए हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया करते थे, इस समय भी परिस्थितियों को इसी तरीके से हैंडल किया जा रहा था, राइट। तो जब इनके पास टैक्स देने के लिए कुछ होगा ही नहीं और इन पे ज़बरदस्ती की जाएंगी दोस्तों, तो ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है कि विद्रोह हो, और ऐसा होता भी है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो विद्रोह के दूसरे भी कारण थे। जो पावरफुल उस समय के जो चीफ्टन्स थे, सेनापति थे, या यूँ कहे कि जो सैनिक शक्ति जिनके हाथों में होती थी, ये भी अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए एक तरीके से विद्रोह किया करते थे। मुगल अथॉरिटी को अलग अलग तरह से दोस्तों इन ग्रुप्स के द्वारा चैलेंजेस मिल रहे थे, राइट। और अगर देखा जाए तो अब ये जो चैलेंजेस थे, इसका असर इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे भी हो रहा था। और एक तरीके से देखा जाए तो दूसरे जो एरिया थे, जो कि एक साम्राज्य के लिए आवश्यक होते हैं, इन एरिया पर भी दोस्तों ये जो महत्वाकांक्षी लोग थे, जैसे कि मनसबदार, सूबेदार, राइट, इन लोगों का कंसोलिडेट, इन लोगों की पोजीशन स्ट्रांग होती जा रही थी। Mughal emperor after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other group। तो देखिए, औरंगजेब के बाद जो दूसरे मुगल आते हैं, जो दूसरे मुगल राजा आते हैं, जिन्हें हम लैटरल मुगल कहते हैं, ये मुगल एक तरीके से अनेबल थे दोस्तों कि जिस तरीके से पावर शिफ्ट हो रही थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी शिफ्ट हो रही थी, मुगल साम्राज्य के हाथों से ये चीज़ें फिसलती जा रही थी। जो इनके गवर्नर थे, लोकल चीफ्टन्स थे और अदर ग्रुप्स थे, इनके हाथों में जा रही थी, इसे ये रोक सके। तो एक तरीके से स्लाइड पर हमने क्या देखा, एक बार शुद्ध हिंदी में आप देखिए। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थितियों को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी दोस्तों इस तरह के विद्रोहों का सामना मुगल सत्ता को समय समय पे होता रहा था, परंतु अब ऐसे समूहों ने जिन क्षेत्रों पर एक तरीके से अपनी मजबूती बढ़ाई थी, अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, ये आर्थिक संसाधन भी थे। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। या यूँ कहे कि दोस्तों औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, ये इतने स्किलफुल नहीं थे, राइट, ये इतने सही तरह के प्रशासक नहीं थे जैसे इनके पहले के मुगल सम्राट हुआ करते थे, मुगल राजा हुआ करते थे, राइट। तो ये जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर हो रहे थे, इन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के जब चल रहे थे, इसी समय के पीरियड में ईरान का जो रूलर था, जिसका नाम था नादिर शाह दोस्तों, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739, और यहाँ पर ये काफ़ी अमाउंट में वेल्थ लेकर यहाँ से दिल्ली को लूट कर जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरे देशों से, दूसरे इलाकों से इस तरीके के आक्रमणों की शुरुआत होती है, और अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली,
ये 5 टाइम इस एरिया को इन्वेड करता है। और 1748 से लेकर 1761 ये वो समय पीरियड था दोस्तों जब अब्दाली ने यहाँ पर इन्वेड किया था। और इसके इन्वेड के साथ, इसके जो आक्रमण थे, इन आक्रमणों के साथ काफी अमाउंट में यहाँ से ये धन संपत्ति को लूट कर लेकर गया था, राइट। तो देखिए, अगर हम जो नॉबल्स वहां पर हुआ करते थे, जो डिफरेंट नॉबल मुगल सम्राट के पास हुआ करते थे, या यूं कहे कि उसके नज़दीकी हुआ करते थे, वहां पर इनकी प्रेजेंस थी। देखिए दोस्तों, इनमें भी दो दो टाइप के लोग हुआ करते थे। एक होते थे ईरानी और दूसरे होते थे तुरानी, राइट, नोबल्स ऑफ टर्किश डिसेंट। एक बार फिर से देखते हैं। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद, आफ्टर द अटैक ऑफ नादिर शाह, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार, दोस्तों उसने 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। जो तख्त ताऊत था, ये इसी आक्रमण में ये लेकर गया था। आई मीन नादिर शाह के आक्रमण में आई थिंक ये यहाँ से गया था। ओके, तो देखिए, साम्राज्य पर सब और से दबाव तो बढ़ रहा था दोस्तों, बट जो अभिजात वर्ग था, अभिजात समूह थे, इनके बीच में जो प्रतिद्वंद्विता थी, इनके बीच में जो पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता थी, इसने भी इस साम्राज्य को कमजोर बनाने का काम किया था। अभिजातों के 2 गुट हुआ करते थे, और ये 2 बड़े गुट थे। एक था ईरानी और दूसरा था तुरानी, तुर्क के मूल के, ईरानी एंड तुरानी। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटरल मुगल एम्परर वेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ वन अनदर वन अनदर ऑफ दीज 2 पावरफुल ग्रुप्स। और दोस्तों, जो लेटरल मुगल्स आए, ये लेटरल मुगल्स काफ़ी ज़्यादा समय तक, काफ़ी देर तक इन लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रहे, कभी इस ग्रुप के तो कभी उस ग्रुप के। और देखिए, ज़्यादा ह्यूमिलेशन की जो बातें, आई मीन कहा जाए तो काफ़ी ह्यूमिलेशन तब हमें देखने को मिलता है जब फारूक सियार 1713 से लेकर 1719 और आलमगीर दो 1754 से लेकर 1759, दोस्तों इनका असासिनेशन हुआ, राइट, इनका कत्ल कर दिया गया। और इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, तो अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 और शाह आलम 1759 से लेकर 1816, इन्हें भी इनके नोबल्स के द्वारा ब्लाइंड कर दिया गया, इन्हें अंधा कर दिया गया, राइट। तो काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाहों ने एक दूसरे ये बादशाह परवर्ती जो लोग थे, आई मीन परवर्ती मुगल, जिन्हें हम लैटरल मुगल्स कहते हैं, ये बादशाह ये जो 2 समूह थे, ईरानी और जो तुरानी समूह थे, इसके जो नोबल्स थे, इनके हाथों हाथों की एक कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति दोस्तों तब पैदा हो गई जब मुगल बादशाह फारूक सियार और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और अन्य बादशाह जैसे कि अहमद शाह और शाह आलम को अंधा कर दिया गया, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों नए राज्यों का उदय, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट के बारे में, राइट। विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर, द गवर्नर ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार्स and the greatest zamindar consolidate their authority in different part of the subcontinent। जो मुगल अथॉरिटी थी, मुगल एम्पायर की जो अथॉरिटी थी, ये डिक्लाइन हो रही थी, और इसके डिक्लाइन के साथ ही उसके जो गवर्नर्स थे, जो अलग अलग प्रोविंसेस में हमें देखने को मिलते थे, जमींदार, ये लोग ये अपने आप को सुदृढ़ बना रहे थे, और ये सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे हो रहा था। 18th सेंचुरी में दोस्तों मुगल एम्पर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड रीजनल स्टेट। और 18वीं शताब्दी में मुगल एम्पर एक तरीके से इसका फ्रेगमेंटेशन होते हुए हमें दिखाई देता है, और इंडिपेंडेंट स्टेट्स का उदय होता है, रीजनल स्टेट्स का उदय होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, द स्टेट ऑफ द 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। और दोस्तों, बड़े पैमाने पे अगर हम देखा जाए तो 3 ग्रुप्स में इन नए राज्यों को, इन न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ ही बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पे 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापारी समूह में दोस्तों बांटा जाता है, राइट। तो यहाँ पर 3 परस्पर व्यापी समूहों में इन्हें बांटा जाता है, राइट। व्यापारी नहीं, गलत शब्द निकल गया। तो ये 3 समूह कौन कौन से थे अब हम देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट वन इज
द स्टेट दैट वेयर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। देखिए दोस्तों, इसमें वो स्टेट आते हैं जो कि पहले मुगल सूबे थे, मुगल प्रोविंसेस थे, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। Although extremely powerful and quite independent, the ruler of this state did not break their formal tie with Mughal emperor. बट दोस्तों, इस स्टेट के, इस न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स के जो रूलर थे, इन लोगों ने मुगलों के साथ जो इनका टाई था, जो संबंध था, इसे औपचारिक रूप से कभी खत्म नहीं किया। स्टेट दैट हैड इंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल एज वतन जहांगीर। और दोस्तों, अंडर द मुगल अथॉरिटी जो कुछ स्टेट थे जिन्हें वतन जहांगीर मिली हुई थी, एक तरीके से ये अपना इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे थे। इसमें राजपूत स्टेट्स आते हैं, तो ये इनका भी एक ग्रुप होता है। द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड द स्टेट अंडर कंट्रोल ऑफ द मराठा, सिख एंड अदर लाइक जाट। और दोस्तों, तीसरे ग्रुप में जो स्टेट्स आते हैं, ये मराठा, सिख और जाट है। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो ये अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर कर मुगलों से इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस लिया था, और काफ़ी इनका लंबा स्ट्रगल चला था। ओके, तो इस तरीके के 3 ग्रुप थे। अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासकों ने अति शक्तिशाली, मतलब इन राज्य के शासक अति शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। बट दोस्तों, उन्होंने अपने आप को कभी भी मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र नहीं किया। औपचारिक तौर पे मुगल साम्राज्य से इन्होंने अपना अपना जो नाता था, संबंध था, इसे नहीं तोड़ा। दूसरे ग्रुप में ऐसे राज्य आते हैं जो मुगल के पुराने शासनकाल में वतन जहागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें राजपूत सरदार शामिल थे। दोस्तों, थर्ड ग्रुप में, तीसरी श्रेणी में, मराठा, सिख और जाट के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे, और देखा जाए दोस्तों तो इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। मतलब ये स्वतंत्र राज्य बने थे, पुराने मुगल प्रांत। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ओल्ड मुगल प्रोविंसेस की। तो आपने देखा कि ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में 3 बड़े राज्य थे, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। ओके, तो दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, और ये थे बंगाल, अवध और हैदराबाद। राइट, हैदराबाद, बंगाल एंड अवध। ये तीनों राज्य दोस्तों उच्च मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खां अवध, मुर्शिद कुली खां, सादत खां अवध, मुर्शिद कुली खां बंगाल, असफ जहाँ हैदराबाद। राइट, तो दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाह को इन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहाँ और मुर्शिद कुली खां दोनों 7-7 हज़ार जात का दर्जा मिला हुआ था, और जबकि सादत खां की जात का दर्जा जो था दोस्तों, जैद का जो दर्जा था, ये था 6,000। राइट, तो अब पहले बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ, ये हैदराबाद स्टेट के फाउंडर थे। ये एक पावरफुल मेंबर थे दोस्तों, मुगल जो एम्परर था फारूक सिहार इसके कोर्ट के। निज़ामुल मुल्क आसिफ जहाँ है, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल बादशाह फारूक सिहार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। अत्यंत शक्तिशाली सदस्यों में से एक था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। उसके बाद उसे दक्कन का कारभार दे दिया गया था। दक्कन के प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। राइट, जो राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का नियंत्रण होता है दोस्तों, ये उसके पास पहले से था। दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वस्तुतः शासक बन गया। तो देखिए दोस्तों, ये एक चीज़ का यहाँ पर एडवांटेज लेते हैं कि जिस तरीके से टर्मोइल हो रही थी, मुगलों के जो वंशज थे, इनके बीच में जो स्पर्धा थी, उनके कोर्ट में जो नोबल्स के बीच में स्पर्धा थी, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर, एडवांटेज लेकर इन्होंने अपना ही एक तरीके से अलग स्टेट स्थापित किया। ओके, असफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों का उत्तरी भारत से लाया था, और वे दक्षिण में नए नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। तो दोस्तों, देखा जाए तो असफ जहाँ ने स्किल्ड सोल्जर और एडमिनिस्ट्रेटर को नॉर्थ इंडिया से वेलकम किया, और इन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी साउथ साइड में, और ये लोग इस अवसर से प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरी प्रदान की। तो दोस्तों, इसने मनसबदार्स को अपॉइंट किया, इन्हें ग्रांट की जागीरी। राइट, जागीर से इन्हें ग्रांट की गई। हालांकि
वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसे उसके कामकाज में हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम द्वारा पहले से ही लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। देखिए दोस्तों, मुगल बादशाह निज़ाम जो डिसीजंस लिया करता था उसे कंफर्म कर दिया करते थे, राइट। तो एक तरीके से काफ़ी आज़ादी इस मुगल दरबार में इस असफ जहाँ को मिली हुई होती थी। ओके। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र में स्वतंत्र तेलुगु सैन्य नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था दोस्तों। पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई, राइट। तो देखा जाए तो इनका जो एम्बिशन था ये एक तरीके से जो टेक्सटाइल रिच एरिया है कोरोमंडल कोस्ट का, इसे भी ये कंट्रोल करना चाहते थे, बट ब्रिटिशर्स के प्रेजेंस की वजह से ये इसे नहीं कर पाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं अवध के बारे में। बुरहानुल मुल्क सादत खां, बुरहानुल मुल्क सादत खां ने 1722 में दोस्तों इसे फाउंड किया। बुरहानुल मुल्क सादत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें से यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदानों में फैला हुआ था और दोस्तों उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार व्यापार का प्रमुख मार्ग उसी से होकर गुजरता था, राइट। तो वेस्ट एक तरीके से बंगाल और नॉर्थ इंडिया के बीच में जो व्यापारी ट्रेड रूट था दोस्तों ये इसी से होकर गुजरता था। ओके। बुरहानुल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथों में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिकी मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। तो दोस्तों बुरहानुल मुल्क ने कंबाइन जो सूबेदारी और दीवानी और फौजदारी अधिकार होते हैं ये अपने हाथों में ले ली और एक तरीके से देखा जाए तो इस रीजन का वो कर्ता धर्ता बन गया। बुरहानुल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की दोस्तों और जो रिक्त स्थान थे उन रिक्त स्थानों पर निष्ठावान सेवकों की नियुक्ति की। तो एक तरीके से देखा जाए तो मुगलों के द्वारा जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता था दोस्तों उन्हें उनके पोस्ट से हटाया गया इसके द्वारा और इसके जो निष्ठावान लोग थे इन्हें वहाँ पर अपॉइंट किया गया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खतों और लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और उसने अनेक राजपूत जमींदारों दोस्तों और जो रुहेलखंड था रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया, राइट। तो रोहेलखंड के अफगानों की जो उपजाऊ कृषि भूमि थी इसे भी एग्रीकल्चरली फर्टाइल जो लैंड थी इसे भी इसने अपने राज्य में मिला लिया। ओके। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों ऋण के बारे में। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर यह निर्भर रहा करता था दोस्तों। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को दिया जाता था। इजारेदार राज्य का एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देता था और दोस्तों स्थानीय साहूकार राज्य को ठीक से ठेके के इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, राइट। पास्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, ये क्या करते हैं। अवध के जो नवाब थे ये यूँ कहे कि जिनके अब कंट्रोल में अवध आ चुका था ये किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर बदलते हैं आप देखिए। ओके। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके कि इस रकम को भुगतान करने की गारंटी देते थे, राइट।
दोस्तों एक तरीके से गारंटी भी इसकी दी जाती थी। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। राइट, तो राजस्व प्रणाली के प्रबंध को दोस्तों अब ये नए लोग प्रभावित करने लगे थे। ये जो न्यू रेवेन्यू सिस्टम थी इसका इस पर प्रभाव होने लगा था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राइट, अब हम बात करते हैं दोस्तों बंगाल के बारे में। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो चुका था। बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल अंडर द मुर्शिद कुली खान हु अपॉइंटेड नवाब। तो इस स्लाइड में हम बंगाल के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं दोस्तों। बंगाल, अब बंगाल को किसने, मतलब बंगाल में जो नया इंडिपेंडेंट स्टेट स्थापित किया गया ये मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में किया गया। तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। राइट, मुर्शिद कुली खां को बंगाल के नवाब थे, यानी ये इस प्रांत के सूबेदार की प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथों में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। ओके, in an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all Mughal Jagirdars to Orissa and ordered major reassessment of their revenue of Bengal. Revenue was collected in cash with great strictness from all the जमींदार। देखिए दोस्तों, बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए ये क्या करता है, बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश देता है। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद रूप से वसूल किया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिलता है एज अ रिजल्ट। तो दोस्तों, परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ा था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े ज़मींदारों को बेचनी पड़ती थी। देखिए, इस तरीके के चेंजेस भी यहाँ पर होने लगे थे। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज राजस्व को काफ़ी स्ट्रिक्टली वसूल किया जा रहा था, तो इन लोगों को अपनी ज़मीनें ताकत बेचनी पड़ी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन गया। दोस्तों, इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य बने जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। दोस्तों, 1740 से लेकर 1756 के बीच में ये चीज़ें हमें होती हुई दिखाई देती है। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। और दोस्तों, इसका जो शासनकाल था, इसके शासनकाल में जगत सेठ का जो घराना था ये अत्यंत समृद्धशाली हो चुका था। राइट, इफ यू टेक अ बर्ड आई व्यू वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स अमंगस्ट दीज स्टेट। अगर दोस्तों एक बर्ड आई व्यू अगर हम लेते हैं, राइट, तो हमें ये जो स्टेट स्थापित हुए थे इनके कुछ कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि 3 कॉमन फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं। पहला, फर्स्ट फीचर देखिए, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों को द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकारों में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। जो जागीरदारी सिस्टम थी दोस्तों, इस जागीरदारी सिस्टम को ये सही तरीके से ये लोग नहीं देखा करते थे। दूसरी बात हमें यहाँ पर ये देखने को मिलती है दोस्तों, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफरेंट। अब देखिए, उनके जो कर प्राप्त करने की जो मेथड थी ये मुगलों से भिन्न थी। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य, जैसे कि अभी तीनों राज्यों में कौन कौन से राज्य आ गए, इसमें अवध आ गया, बंगाल आ गया और हैदराबाद आ गया, यानी राजस्व वसूली के
लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। राइट, तो दोस्तों इन्होंने इजारेदारों के साथ एक तरीके से ठेके कर लिए। ओके, ये भी हमने देखा। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पुनर्तः नापसंद की गई 18वीं शताब्दी में दोस्तों, 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में अब ये फैल चुकी थी। तथापि अगर देखा जाए तो देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन्हीं सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह है दोस्तों, इन्हीं सभी क्षेत्रीय राज्यों में द थर्ड कॉमन फीचर इज, तीसरा जो सामान्य लक्षण है ये था कि उनमें राज्यों और धनी महाजनों तथा वाणिज्यजनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। तो एक तरीके से हम देखा जाए तो जो वहाँ के उस समय के रिच लोग होते थे, बैंकर्स होते थे, मर्चेंट होते थे, इनके बीच में रिलेशनशिप्स स्टार्ट हो गया था स्टेट के साथ, जिन लोगों के पास पावर थी। राइट, जिन लोगों के पास पावर थी, ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे। और ये जो साहूकार लोग थे दोस्तों, ये जो रिचेस्ट मर्चेंट थे, ये लगान वसूल करने वाले लोगों को पैसा उधार देते थे। राइट, ये क्या करते थे, इन्हें पैसा उधार देते थे। बदले में प्रतिभूमि जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूला करते थे। तो ये अपने खुद के एजेंट्स के द्वारा, ओन एजेंट्स के द्वारा दोस्तों ये अपना कर वसूला करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ़ साहूकार महाजन लोगों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई। Throughout India, the richest merchant and banker were gaining a stake in the new political order. तो एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर में दोस्तों समस्त भारत में ये जो लोग थे इनकी हिस्सेदारी बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं राजपूतों की वतन जहागीरी के बारे में। राइट, नाउ वी टॉक अबाउट द राजपूत एंड देयर वतन जहागीरीज। देखिए दोस्तों, ज़्यादा मेनी राजपूत किंग पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू अम्बेर एंड जोधपुर। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो राजपूत किंग थे ये जोधपुर या अम्बेर घराने से ही बिलोंग करते थे। हैड सर्व्ड अंडर द मुगल विथ डिस्टिंक्शंस। और दोस्तों जो मुगल मुगल लोग थे, मुगल व्यवस्था थी, ये मुगल व्यवस्था से एक तरीके से मुगल व्यवस्था से सेवारत रहे थे। राइट, इन एक्सचेंज दे वेयर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जहागीर। और देखिए इन्हें इनकी जो वतन जहागीर हुआ करती थी यहाँ पर स्वायत्ता दी गई थी कि ये अपनी स्वायत्ता को एंजॉय करे। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपना नियंत्रण करना शुरू किया। मतलब एक तरीके से अपनी कंट्रोल को ये लोग एक्सटेंड करने लगे। राइट, एडजेसेंट जो एरिया था इस पर। अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। जो अजीत सिंह थे दोस्तों, जो कि जोधपुर के राजा थे, ये मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर मतलब एक तरीके से ये इसमें इन्वॉल्व थे। ओके, दिस इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। ये जो प्रभावशाली राजपूत घराने थे दोस्तों, इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। राइट, गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का इन लोगों के द्वारा दावा किया गया। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर वॉज गवर्नर ऑफ मालवा। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और आम्बेर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहादर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों को का नवीनीकरण कर दिया और उन्होंने दोस्तों अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों से कुछ हिस्सों पर, मतलब शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर भी अपना कब्जा करने की कोशिश की। तो ये भी ऐसी चीज़ें भी हमें होती हुई दिखाई देती है। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अम्बेर ने बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। राइट, तो 1722 में दोस्तों इन्हें आगरा की सूबेदारी मिल गई। सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर and was given the Subedari of Agra in 1722. Maratha campaign into Rajasthan from 1740s put severe pressure on these principalities and checked their further expansion. तो देखिए दोस्तों 1740 के दशक में
राजस्थान में मराठाओं के अभियानों ने ये जो रजवाड़े थे इन पर भारी दबाव डालना शुरू किया, और इसका परिणाम हमें ये भी देखने को मिलता है दोस्तों कि इनका जो विस्तार अभियान था ये रुक गया। इनका जो विस्तार अभियान ये लोग चला रहे थे ये रुक गया। आज़ादी हासिल करना, साइजिंग इंडिपेंडेंस, द सिक्स। पहले यहाँ पर सिख की बात करते हैं दोस्तों। अध्याय 8 में हमने इनके बारे में जाना था। अध्याय 8 में हमने पढ़ा था दोस्तों कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। राइट, एक राजनीतिक समुदाय के रूप में ये गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। जो पंजाब का जो क्षेत्रीय राज्य निर्माण था, रीजनल स्टेट बिल्डिंग्स इन पंजाब, इसे दोस्तों एक तरीके से मदद मिली। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। तो दोस्तों कई लड़ाइयाँ इन लोगों के खिलाफ लड़ी गई, राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। और दोस्तों 1708 में इनकी डेथ होती है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्हें बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले कॉइन्स बनाए और एक तरीके से अपना जो शासन था इसे इस्टेब्लिश किया, और एक तरीके से ये मैसेज दिया कि ये भी अब सोवेरियन है, सार्वभौम है। राइट, सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। और दोस्तों 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। बंदा बहादुर को दोस्तों कैप्चर कर लिया जाता है 1715 में और उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है 1716 में। राइट, under a number of able leader, in the 18th century the Sikh organized themselves into a number of band called Jatha and later on Misl. Their combined forces were known as the Grand Army दल खालसा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें इस दौरान होती हुई दिखाई देती है। ओके, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली, उन दिनों दोस्तों जो दल खालसा थी ये बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव भी कहा जाता था। सिखों ने दोस्तों राखी व्यवस्था की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज के 20% के रूप में कर लिया गया और उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। राइट, मतलब 20% कर लिया जा रहा है बट इसके रिटर्न में उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही है, उन्हें प्रोटेक्शन ऑफर किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह हैड inspired the Khalsa with their belief their destiny was to rule. राज करेगा खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। राइट, अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। राइट, अब हम बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये डिफरेंट रूलर्स यहाँ पर थे, बट एक तरीके से ये इलाके अंडर द सिक्स के ही कंट्रोल में थे। राइट, इनमें से एक शासक
महाराजा रंजीत सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं महाराजा रंजीत सिंह, और इन्होंने दोस्तों ये जो ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स में एक तरीके से एकता कायम करने का काम किया था। अब हम बात करते हैं मराठास के बारे में। द ग्रेट मराठा। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। मराठा किंगडम वॉज द अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम, ओके, जो मुगल शासक का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी द ग्रेट, शिवाजी ने दोस्तों 1627 से लेके 1680 शक्तिशाली योद्धा परिवार से ये आते थे दोस्तों, और देशमुखों के सहायता से इन्होंने एक राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुंभी जिन्हें कहा जाता है, मराठों की सेना की मुख्य धारा बन गए। राइट, जो कुंभीज थे ये मराठों की सेना के बैकबोन थे, मुख्य धारा थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथों में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। राइट, पेशवा जिन्हें हम प्रधानमंत्री के रूप में ये लोग अपनी सेवाएं मराठास को दे रहे थे। इनकी जो राजधानी थी दोस्तों, इनकी जो राजधानी थी इस किंगडम की, ये पूना में थी। अब देखिए, पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोल देते थे। राइट, एक तरीके से दोस्तों उनके जो किलेबंद इलाके होते थे, इनसे टक्कर न लेते हुए उनके पास से होकर, मतलब उन्हें चकमा देकर, जो शहर और कस्बों के इलाके होते थे ये इन पर अटैक कर देते थे। मुगल सेना से एक ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोका जा सकता है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें ये लोग किया करते थे दोस्तों। 1720 और 1761, 1720 से लेकर 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने शनै शनै और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 बाय द 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई, और साथ ही में दोस्तों उन्हें चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार भी मिल गया। So what is this चौथ एंड सरदेशमुखी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दिस चौथ। जमींदारों द्वारा वसूल किए जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, जिसे चौथ कहा जाता है। तो सरदेशमुखी किसे कहा जाता है दोस्तों? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% होता था, जिसे सरदेशमुखी कहा जाता था। राइट, 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तक, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए। राइट, तो काफ़ी विस्तार यहाँ पर इनका होता हुआ हमें दिखाई देता है। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, बट औपचारिक रूप से दोस्तों ये जो एरिया था इसे मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, फॉर्मली इसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। मराठी प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनसे सिर्फ भेंट की रकम ली जाने लगी। ओके, कि मराठी सत्ता को ये एक्सेप्ट करते हैं, ये भेंट देंगे। ओके, साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठा के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो इनके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, इन मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से जो दूसरे लोग थे, दूसरे सरदार थे, ये भी इनके खिलाफ हो चुके थे। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में दोस्तों अन्य शासकों ने इन्हें सहायता नहीं की। राइट, अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावशाली प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर ये एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था, इनका एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था दोस्तों,
और मराठा शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वह स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठी सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। तो दोस्तों, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पावरफुल, इनकी इनके पास एक पावरफुल आर्मीज हुआ करती थी, राइट। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को हानि पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में, दोस्तों देखा जाए तो उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में अंडर द उज्जैन एक्सपांडेड अंडर सिंधिया's पैट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर्स। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकरों के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्य और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे, राइट। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था, राइट। पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को भी ईस्ट में, ये जो एरिया था इसमें इसने शामिल कर लिया था। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो जब सत्ता में बदलाव आता है, सत्ता में परिवर्तन होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हुई हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जाट के बारे में। जब जाट ये शब्द आपके सामने आएगा तो एक नाम आपके सामने ज़रूर आपको याद आता होगा, चूड़ामन, राइट। तो देखिए दोस्तों, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया, अपनी सत्ता को कंसोलिडेट किया। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। दोस्तों, 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः दिल्ली और आगरा का जो एरिया है दोस्तों, इस पे इनका प्रभुत्व होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए ही वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए थे। ओके, फॉर अ व्हाइल दे बिकेम अ वर्चुअल कस्टेडियन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा बन गए थे। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। दोस्तों, ये जो जाट थे ये प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट थे और इनके एक तरीके से देखा जाए तो इनके डोमिनेंस की वजह से या इनके डोमिनेंट की वजह से जो पानीपत और बल्लभगढ़ जैसा जो एरिया था दोस्तों, ये समृद्ध एरिया बन चुका था। ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में, अंडर द सूरजमल, द किंग ऑफ द भरतपुर इमर्ज एज द स्ट्रॉन्ग स्टेट। ओके, सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और दोस्तों इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें एनसीईआरटी की बुक में आपके सामने रखी गई है। ओके, जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया है, जहाँ भरतपुर का जो किला है दोस्तों काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल स्टाइल के साथ बनाया गया है, पारंपरिक शैली के साथ बनाया गया है। वही दिग में जाटों ने आम्बेर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग बंगला बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं उन्हीं रूपों के नमूनों के रूप में बनाई गई है। ठीक है, ये आर्किटेक्चरल फॉर्म हमें देखने को मिलता है, राइट। अध्याय 5 और अध्याय 9 में दोस्तों कुछ चित्र दिए गए हैं जो इसे दर्शाते हैं,
राइट। अब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जन साधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। राइट। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमरीकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकार को चुनौती दी। राइट। एक तरीके से जो सामाजिक वर्ग था, जिन प्रिविलेजेस को एंजॉय करते आ रहा था, सोशल और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस को, तो उन्हें दोस्तों एक तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमरीकी जो क्रांति थी, इन्होंने चैलेंज करने का काम किया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्यम वर्ग किसान और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातकों के विशेष अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों को सामाजिक स्थिति योग्यता पर ही निर्भर रहना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। तो सभी के लिए दोस्तों समान कानून हो, समान अवसर हो, सब चीज़ें मेरिट के बेस पर हो। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो जो जनता होती है, जनता को अधिकार होना चाहिए सरकार के कामों में अपनी भूमिका को निभाने का। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे जन आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों के रूप में बदलने का काम किया। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो प्रजा को मतलब सब्जेक्ट्स, जब पहले प्रजा एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ करती थी, सब्जेक्ट को सिटीजन बनने का जो रास्ता है, बनने का जो टाइम पीरियड है, इसकी शुरुआत हमें इन क्रांतियों में देखने को मिलती है। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से पकड़ी। राइट। The ideas of citizenship, nation state and democratic right took root in India from the late 19th century. So guys, thanks for watching this lesson till last. studyforcivilservices.com पर आप काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मतलब पढ़ सकते हो, तो विजिट करना मत भूलिए। धन्यवाद।